फिर से स्वागत है देहाती पत्रकार में भाइयों एवं बहनों आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नवादा जिला में जो कार्य हुआ है उसका, जो आत्महत्या उन्होंने किया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन सूदखोरों के बारे में, उन सूदखोरों को जब दो लोग पकड़ के ले गए हैं ना, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। अभी तो और लोग भागे फिर रहे हैं इधर उधर। अरे वो भी समय दूर नहीं जब वो लोग पकड़े जाएंगे। अरे क्या गुनाह किया था उन लोगों ने? सूद पर पैसा लिया था, बस इसके लिए तुम लोगों ने उसको धमकी दे रखा था कि हाँ तुम्हारे भाई बहनों को हम उठा लेंगे। अरे सूदखोरो, अरे पाप का अंत होता है, पाप का भी घड़ा भरता है, शायद तुम लोग का भर चुका था। आखिर क्या गलती किया था उस मासूम परिवार वालों ने कि उसको मजबूर कर दिया? एक परिवार में 6 सदस्यों को मरने पर मजबूर कर दिया तुम लोगों ने। गलती क्या थी उसकी? और बात वह सूदखोर तो खैर है ही, सूदखोर तो खैर है, लेकिन उसके परिवार में पहले हम आप लोग को नाम बता दें कि एक केदारनाथ गुप्ता जी थे। उनकी पत्नी जो थी अनिता देवी, उनके पुत्र थे प्रिंस कुमार, उनकी जो पुत्री थी साक्षी कुमारी, गुड़िया कुमारी। ये सभी कोई एक साथ जहर खा कर मरे, सभी कोई। एक शबनम कुमारी भी थी, वो भी सब कोई जहर खा करके मरे। लेकिन मरने से पहले, शुक्र मनाओ भाई, मरने से पहले उन जो ये प्रिंस कुमार और साक्षी कुमारी थी, वो पुलिस को बता चुकी थी 6 सूदखोरों का नाम, जो सूदखोरी कर रहे थे ना, ब्याजी रुपया चलाते हैं हम लोग गाँव में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याजी रुपया, जो लोग चलाते हैं वही है सूदखोर। उन लोग का नाम बता करके बहुत अच्छा की। लेकिन ऊपर वाला अगर मौका भी उसको दिया था बचाने के लिए, लेकिन ये जो नीचे का जो इंसान है ना, इंसान, वो नहीं बचा पाए। वो सूदखोर तो खैर है ही, लेकिन शक आ रहा है इस बात पर कि वो जो मजार पर जो जा करके जहर खा करके मरी, मेन बात यहाँ है, जहर खा करके मजार पर क्यों मरी? वहाँ के जो निवासी हैं, जो आसपास के पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि 6 बजे तक शाम में वहाँ की उसकी एक जो पुत्री थी, एक बच्ची थी, वो जा करके छत पर से जा करके वो कपड़ा उतारी। अब उसको मरना ही था तो वो छत पर जाकर कपड़ा क्यों उतारती? कपड़ा तो नहीं उतारना चाहिए। जब मरना है ही तो कपड़ा कहीं भी फेंका रहा है, सामान कहीं भी फेंका रहा है, कोई कहीं भी पड़ा रहा है, उससे उसको क्या मतलब है? जब माइंड जब मेकअप कर लिया कि हमको मरना ही मरना है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, वो अपने मर्जी से नहीं मरी है, उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग को माइंड वॉश किया गया है। और लोगों का शक भी है, वो जायज शक है कि मौलवी का भी कहीं ना कहीं इसमें कोई रोल है, भूमिका है। क्यों कह रहा हूँ मतलब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो मौलवी 3 से 4 बार आता था महीना में, इससे मिल गए। वो मजार पर भी आता था तो ये लोग जाते थे मिलने के लिए। वो मजार एक सुनसान जगह पर है, मतलब वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता है, जाने में भी भय लगता है उस जगह पर। वो सुनसान जगह पर ये लोग 9 बजे तक के आसपास ये लोग घर पर थे, उसके बाद ये लोग चले गए। तो यहाँ के लोगों ने सोचा, पड़ोसी लोग, कि ये तो ताला बंद करके कहीं गया होगा, फिर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका फल का दुकान भी है बाजू में। तो नवादा जिला में एक विजय बाजार करके जगह का नाम है, वहाँ पे फल का दुकान था। उसके पहले वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले ये फास्ट फूड का ठेला पर लगा करके काम करते थे। उसके बाद जब बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा तो वो बगल के ही एक न्यू बाजार में जा करके एक रूम लेकर के, भाड़ा लेकर के, और फास्ट फूड का एक अच्छा सा दुकान उन्होंने किया, जिसमें वो लोग चाट, लौंग लत्ती, फास्ट फूड के जितने भी सारी चीज़ थे वो बनाते थे। उसके बाद कुछ और प्रोग्रेस हुआ होगा तो वो लोग फल का दुकान किए, और फल का दुकान किए, अच्छा खासा वो लोग जी रहे थे, कमा रहे थे। वहाँ का लोगों का कहना ये भी है कि वहाँ पे कोई उससे गाली गलौज करने नहीं जाता था, ना वो किसी से झगड़ा करते थे, मिलनसार टाइप के व्यक्ति थे, मिलजुल करके रहते थे वो। यहाँ तक कि अपने रूम, जो मालिक है मिलनसार था ही, लेकिन उनका जो रूम भाड़ा है बिल्कुल समय पर टाइम टू टाइम देते थे। जहाँ पे ये दुकान किए हैं उसका भी रूम भाड़ा टाइम टू टाइम देते थे। तो माजरा क्या है यार? ये सूदखोर जिस तरह इनके पुत्र का कहना था कि वो फोन पर धमकी देते थे या आकर के भी ऐसे धमकी दे के चले जाते थे कि अगर तुम अगर सूद का अगर पैसा नहीं दोगे ब्याज के साथ तो तुम्हारे भाई बहनों को हम उठवा लेंगे। कहीं ना कहीं ये सूदखोर लोग टॉर्चर किए हैं उस परिवार को। तो सुनो सूदखोर, तुम तो नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे 6 लोगों का नाम तो आ चुका है। हो सकता है आसपास के लोगों से ये भी पता चले, हो सकता है कहीं और भी लोग हो। अगर तुम्हारे पास औकात नहीं था बर्दाश्त करने का तो तुमने सूद दिया ही क्यों?
टॉर्चर क्यों किया, उसको मरने पे क्यों मजबूर कर दिया। अरे हिंदुस्तान में एक सरकारी एक आंकड़ा है 1 लाख समथिंग का सालाना जो आत्महत्या करके मरते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई होते हैं, और उसमें कुछ 17-18% के आसपास युवा होते हैं। और पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 17% सबसे ज्यादा हमारे ये क्या बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में होता है आत्महत्या। तो सुनो सूदखोरो, तुम लोग तो बचोगे नहीं, प्रशासन तो 2 आदमी को पकड़ चुका है, बाकी के जो बच गए हो भागो, जहां तक भागना है भागो। कानून का हाथ बहुत ही लंबा होता है। कानून अंधा इसलिए लोग कहते हैं, कानून अंधा होता नहीं है। कानून जो है वो सबूत देखता है, व्यक्ति को नहीं देखता है, इसलिए उसको पट्टी को बांधा जाता है आंखों पर। वो अंधा नहीं होता है, वो बातों को तौलता है, कौन है मुजरिम उसी को सजा मिलता है, और तुम लोग बच नहीं पाओगे, इतना बात याद रखना। जहां भागना है भागो। अरे क्या गुनाह किया था केदारनाथ गुप्ता, अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था, इतनी हंसी खुशी उसकी मतलब पूरी फैमिली थी, पूरे के पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। और बात है कि सिर्फ सूदखोरों की नहीं है, कहीं ना कहीं उस मजार पे जो वो मौलवी है उसका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध अपराध दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ क्यों दिख रहा है। आखिर ये लॉजिकल सब कुछ सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि आखिरकार वो वहां पर उतने बजे रात में गया, तो वहां पे अचानक उसको मरने के ख्याल मतलब मरने का ख्याल कहाँ से आ गया। अगर उसको मरना होता तो घर में भी बैठ कर मर सकता था। ठीक है चलो सुनसान जगह पे गया, तो वो जो मौलवी था वहां पर वो चाहता तो उसको बचा भी सकता था। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड को वॉश किया गया है ना, माइंड को कहीं ना कहीं वॉश किया गया है, इसलिए वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। तो सुन लो मौलवी साहब, आप भी चपेट में आने वाले हो। अगर प्रशासन अगर एक टीम अगर गठित करके अगर इंक्वायरी करती है, तहकीकात करती है, बिल्कुल तह तक, तहकीकात का मतलब ही होता है तह तक जा करके पूरा जांचना पड़तालना, अगर ये होता है तब तो मौलवी भी कहीं ना कहीं राउंड फिगर में आने वाले हैं। अगर ऐसा हो तो अगर मौलवी चाहता तो बचा सकता था। चलिए वो जो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम, जहाँ ये साक्षी को जब बचाने के लिए वहाँ के जब लोग वहाँ पे जब ले गए बचाने के लिए, तो वहाँ पे उनको वहाँ से हटा दिया गया कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा। पावापुरी विम्स नाम है, पावापुरी विम्स, उसमें ले जाया गया। और वहाँ का लोगों का नाम है कि वहाँ से कम 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है उस जगह से, उस स्थान से। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि नहीं इसका यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, इसको दूसरी जगह ले जाओ। फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि डीएम और एसपी के संयुक्त से फिर से उसको वापस भेजा गया उसी जगह, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे उसको जाने के बाद उसकी मौत हो गई। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर वो एडमिट कर लेता तो वो साक्षी कुमारी बच सकती थी। लेकिन बचा कौन, मात्र एक लौता उस घर का वारिस जिसका नाम है अमित गुप्ता। क्यों बच गया, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था। अगर वो भी अगर उस दिन घर पर होता तो इन लोगों के जो माइंड वॉश जो था, इन लोगों के दिमाग में कचरा जो भर दिया गया था कि जहर खा लो सबसे अच्छा सरल उपाय है, उस चपेट में अमित गुप्ता भी आ जाते हैं। लेकिन शुक्र मनाओ कि वो व्यक्ति दिल्ली था जिसके कारण ये बच गया, कम से कम एक वारिस बचा। अब सच बात क्या है, अब तो धीरे धीरे पता चल ही रहा है, लोगों को पता लगते ही रहेगा। लेकिन सुन लो सूदखोरो, तुम लोग तो नहीं बचोगे, तुम लोग इसका मुख्य कारण तो हो ही। अब पूरा पैसा भरना, जितना पैसा खाए हो ना सब भरना। अरे बुर्बक, पागल, गधा, तुमको इतना भी दिमाग नहीं है कि पाप का भी घड़ा भरता है, हर पापी का एक दिन आता है। बहुत सूद का पैसा खाए हो ना, अब तुम लोग का घड़ा भर गया था, बहुत पैसा लूट लिए थे। अरे निकम्मो, जाके कहीं काम करो। पैसा अगर दे दिए हो तो ठीक है, जरा सब्र तो करो, उसको जरा समय तो दो पैसा देने के लिए, कि उसको पिट्ठी पे चढ़ जाओगे। नहीं हमको चाहिए तो अभी चाहिए। अरे जब उसको अभी चाहिए उतना, जब उसके पास क्षमता था कि तुमको दे देगा, तो तुमसे फिर कर्जा लेगा क्यों? इतना तो सोचना चाहिए था कि कर्जा लेगा क्यों। ये तो तुम्हारे दिमाग में था नहीं, तुमको तो बस आंख पे पट्टी बनना था, तुमको पैसे की जरूरत थी। तुम्हारे पैसे के चक्कर में उन सब लोगों का जीना हराम हो गया था। वो लास्ट में जाकर के जहर खा के मर गया। और मरा भी तो कहाँ जाकर, वैसे सुनसान जगह पे मजार पर जाकर के मरा।
वहाँ का मौलवी भी चाहता तो उसको बचा सकता था। अरे अभी तो जच्चा बच्चा सब कोई जानता है कि इमरजेंसी कॉल होती है प्रशासन का, सब किसी को मालूम है कि हमको प्रशासन के पास फ़ोन करना है तो इमरजेंसी कॉल क्या होता है, एम्बुलेंस के पास करना है तो क्या होता है। क्या उस मौलवी के पास मोबाइल भी नहीं था? चाहता तो बचा नहीं सकता था? बचा सकता था, बिल्कुल बचा सकता था। या तो अगर जहर खा रहा था तो उसको मना भी कर सकता था, अगर उसकी आंखों देखा सामने हुआ होगा तो। अगर नहीं देखा तो जब हालत में देखा कि ये लोग जहर खा चुके हैं तो उसको भी बचाया जा सकता था। उनके पास समय था, अभी 2-3 घंटा का समय था। लेकिन उसमें तो खैर जो जहर खाया, जो ज़्यादा मात्रा में खाया होगा, 2 व्यक्ति तो तुरंत ही वहाँ पे दम तोड़ चुके थे। जो केदारनाथ गुप्ता उनकी पत्नी थी, ये 2 आदमी तो दम तोड़ चुके थे। जो बच्चे थे उनको ले जाने के अस्पताल में क्रम में उनकी मौत हो गई अस्पताल में। लेकिन जो साक्षी बची थी उसको भी बचाया जा सकता था, प्रिंस को भी बचाया जा सकता था। इसलिए हम कह रहे हैं बचाया जा सकता था क्योंकि ये दोनों, प्रिंस कुमार और साक्षी कुमारी, ये दोनों बयान दिए थे पुलिस को, उन 6 सूदखोरों का नाम बताया था। इसी से आप लोग समझ जाओ कि उन दोनों को भी बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचाया गया। अब तो क्रोध अंदर से है ही, मेरा भी बीपी अब हाई हो रहा है उन लोग सूदखोरों के वजह से। तो सूदखोरों, तुम तो अब तुम गए, तुम्हारी खिस्सा कहानी खत्म। अब बाजार साफ है आप लोगों का। अब आगे आगे क्या होता है सब किसी को पता है। शुक्र है हमारे मनीष कश्यप जी का कि उस ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग उन्होंने किया है। पूरा पूरा माजरा उन्होंने समझा है, पूरा तहकीकात। हम लोग तो यहाँ से बोल रहे हैं ना, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप जी वहाँ पे जाकर के पूरा ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने किया है। पूरा तह तक उन्होंने भी जानने की कोशिश की है क्या कि माजरा क्या था। उनके भी दिमाग में ये भी बात चल रहा होगा कहीं ना कहीं, और चल रहा है कि मौलवी भी कहीं ना कहीं सर्किल में है सूदखोरों के साथ। आखिर ये मौलवी मजार पर क्यों बुलाया उस टाइम में? अगर गए ये लोग अपने मर्जी से तो फिर वहाँ पे आत्महत्या क्यों किया? मौलवी का काम होता है सही राह दिखाना, ये नहीं कि जाके नदी में डुबा देना। उन्होंने नदी में डुबाने का भी कहीं ना कहीं काम किया है। अगर सही से अगर टीम गठित हो, अगर प्रशासन सही से अगर तहकीकात करे तो वो भी कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले से भी आन जान इन लोग का था। जब भी मौलवी 3 से 4 बार आया करते थे तो ये लोग मुलाकात एक दूसरे से किया करते थे। अब माजरा क्या है, मुलाकात क्या होता था, किस बात को लेकर के होती थी? क्या सूद के पैसों का कुछ निदान निकलवा रहे थे? वो क्या कर रहे थे? कि भूत था, क्या था, इलाज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये सब मौलवी से भी पूछा जाए तो कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। तो मनीष कश्यप जी आप ऐसे ही रलते रहिए, इतना रलिए, खास कौन सूदखोरों को रलिएगा जो सूद का जो पैसा चलाते हैं, जो पैसा जो चलाते हैं, ब्याज जो खाते हैं। जिन लोगों का नाम आया है, जिस दिन आ जाए ना नाम थोड़ा पब्लिक के बीच में, तो उस दिन रलिएगा, इतना रलाई रलिएगा कि कम से कम हिंदुस्तान में ये जो सूदखोर किसी अन्य व्यक्ति को जो टॉर्चर करते हैं वो ना करे, करना बंद करे, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इन लोगों ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। ये कहीं ना कहीं मर्डर भी होता है, कानून में इसको मर्डर भी कहा जाता है। जरूरत नहीं कि हम ही आपका गला दबाएंगे तो मर्डर होगा। आपको मरने पे हमने मजबूर किया तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपने मर्डर किया है। आप दोषी हो तो सुन लो 6 सूदखोरों, तुम लोगों का नाम सिर्फ आ जाए, हम लोग भी वेट एंड वॉच में है। हम लोग भी देखना चाहते हैं आखिर तुम उन पापी में से कौन पापी हो तुम लोग, हम लोग चेहरा भी देखना चाहेंगे। तो चलिए इसी के साथ, अब मेरा बीपी भी बहुत हाई हो रहा है, अब हम अपने बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।